हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज चल रही है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ HPDGT प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, तो आज हम ईयर 2002 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैसे क्वेश्चन नंबर 51 लिखा हुआ है बट इट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, बिकॉज इससे पहले जो है वो दूसरा सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से जो थे वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। द इलेक्ट्रिक एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोहर थ्योरी इज कॉल्ड। कहता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेवल्स होते हैं हाइड्रोजन एटम में बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग, उनको क्या बुलाया गया था। अब बोहर के अकॉर्डिंग बोहर ने बोला था कि आपका बीच में न्यूक्लियस बैठा होगा और इसके साइड में जो है वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पर, फिक्स्ड क्या बोला था उन्होंने, फिक्स्ड एनर्जी लेवल पर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होगा, है ना। फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे घूम रहा होगा। अगर फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे घूम रहा होगा और उसको उन्होंने क्या बुलाया था, ऑर्बिट बुलाया था। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑर्बिट आएगा। ऑर्बिटल नहीं आएगा, उन्होंने ऑर्बिट बुलाया था। एनर्जी लेवल को क्या बुलाया था, ऑर्बिट बुलाया था। ओके, ये उनकी थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स में साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ सच कोई फॉर्मूला नहीं था इसका, कुछ ऐसी मतलब अलग सी बात थी नहीं इसमें पोस्टुलेट्स लगने थे एक्चुअली। सो क्वेश्चन नंबर 52 में बोला अ नोड इज अ सरफेस ऑन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज। नोड क्या होता है, जैसे देखिए ये आपकी s ऑर्बिटल है, ये आपकी p ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दैट स्पेस। जैसे s ऑर्बिटल का मीनिंग क्या हुआ कि इस गोल गोल चक्कर के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। यहाँ पर ये जो ऐसे डंबल बना हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। यहाँ पे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। जबकि ये देखिए, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या है, जीरो है। क्या कितने चांसेस हैं, जीरो हैं। इसीलिए इसको बुलाया गया, नोड बुलाया गया। जैसे s ऑर्बिटल में कोई भी नोड, एक भी नोड नहीं होता है, सब जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन p ऑर्बिटल में आपका एक नोड होता है। d ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दो सब लोग। ये आपका d ऑर्बिटल होता है, ऐसा ऐसा दिखता है, बता दो इसमें कितने नोड हैं। ओके, ठीक है। ऐसे f ऑर्बिटल में इस नोड निकालने का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो नोड क्या होता है, बेसिकली नोड वो प्लेस होता है, या कह लीजिए वो प्लेन या जगह जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो होती है, नील होती है। ठीक है, नील वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। The quantum numbers which are designed by letter SPDF, कहता है कि SPDF जो आपका लेटर होता है, ये S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, ये F हो गया। कहता है कि वो कौन सा क्वांटम नंबर, वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि डिजाइन करता है, डिजाइंड बाय लेटर्स SPDF। ए नाम उसको दिए जाते हैं, वो L को दिए जाते हैं, हमें पता है ना। L को क्या नाम दिए जाते हैं, L इज इक्वल टू 0, उसका मीनिंग होता है S ऑर्बिटल। L इज इक्वल टू 1 का मीनिंग होता है P ऑर्बिटल। L इज इक्वल टू 2 का मीनिंग होता है D ऑर्बिटल। ठीक है, ये मीनिंग होता है। ठीक है, सो L इज द आंसर। ये L लिखा हुआ है, बेसिकली उन्होंने ये ऐसे करके L लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है, स्टेटमेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी आर फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स बिफोर स्पिन पेयरिंग अकर्स इज कॉल्ड। कहता है कि एक मान लो कोई भी ऑर्बिटल है आपकी इक्विवेलेंट एनर्जी की, जैसे p ऑर्बिटल की p ऑर्बिटल के अंदर 3 डब्बे होते हैं। कहता है ऐसे आपकी मान लो इक्विवेलेंट एनर्जी की ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, मान लिया ये px, py और ये pz आर फील्ड विथ, वो किससे भरी हुई रहती हैं, इलेक्ट्रॉन से भरते हैं उसको। बिफोर स्पिन पेयरिंग अकर्स, पहले उनको कंप्लीट भरते हैं बिफोर स्पिन पेयरिंग हो। स्पिन पेयरिंग होने का मतलब क्या है,
यानी कि पहले ऐसे नहीं होगा, मान लो तुम्हारे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे नहीं होगा कि तुम दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे px में भर दो दोनों, नहीं। क्या कहते हैं कि आपको पहले सिंगली फील्ड आपको सारी की सारी इक्वल एनर्जी वाली जो ऑर्बिटल्स है वो करनी होती है, ठीक है, इक्वल करनी होती है। उसके बाद मान लो जैसे 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले आप उनको सिंगली फील करो, फिर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो जाके पेयरिंग करना शुरू करेगा, ठीक है। इसको हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहते हैं? पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लेके आओ, मैक्सिमम स्पिन होनी चाहिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले मैक्सिममली एक ही स्पिन से भरे जाने चाहिए, देन आप उनकी पेयरिंग शुरू करो, ठीक है। ओके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं आ सकता था। वैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो क्या कहता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आपके पास अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की आपको पोजीशन पता है, अगर आपको पोजीशन पता है तो आप उसकी मोमेंटम नहीं बता सकते, अगर आपको मोमेंटम पता है तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, है ना। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि आप चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल ऑलवेज ग्रेटर देन h कट बाय 2, है ना, h कट बाय 2, है ना, या h बाय 4 पाई, है ना, यही होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता था इसके बारे में, क्योंकि वो बात ही नहीं करता ऑर्बिटल्स वगैरह के बारे में, तो ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि इस दुनिया में दो इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो आपके सेम एटम के अंदर, सेम एटम अगर आपका हो, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर आपके कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, एटलीस्ट एक तो कोई ना कोई वेरी करेगा ही करेगा, ठीक है। और जीमन इफेक्ट तो आपका किससे रिलेटेड है? जीमन इफेक्ट तो आपका स्क्रीनिंग से रिलेटेड है, तो वो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, द मोल फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। मोल फ्रैक्शन कैसे बताते हैं बच्चों? मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन किसके बराबर बताते हैं? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे x से डिनोट करते होते हैं। अगर मान लो तुमने एक डब्बा लिया, उसके अंदर तुमने 3-4 चीजें मिला दी, A, B, C और D। तो अगर आपको पता करना है कि इस डब्बे के अंदर मोल फ्रैक्शन A का कितना है, मतलब कि A का कितना हिस्सा यहाँ पे प्रेजेंट है, वो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D, है ना। जितनी भी चीजें मिलाई हुई हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, उनको किसी भी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो, ठीक है। ओके, तो ऐसे निकालते हैं। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैच कर लेते हैं किससे? आरटी क्या कहाँ से? 1 कभी नहीं, ये नंबर ऑफ मोल्स किसी एक कंपोनेंट के वो लिख के देगा आपको, डिवाइड बाय समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। आगे, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, आपको पूरा अच्छे से याद करवाया जाता है दैट RMS इज इक्वल टू √3RT/m, है ना। और आपकी एवरेज स्पीड जो होती है वो आपकी 8RT/πm, है ना। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है वो √2RT/m, है ना। ऐसे याद करते हैं। तो उन्होंने RMS पूछा तो ये इसका फॉर्मूला है, ये इससे मैच कर रहा है, बी इसका आंसर आएगा। इसका आंसर बी आएगा बच्चों, इसका आंसर बी आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है एवोगेड्रो नंबर इज। एवोगेड्रो नंबर क्या होता है? एवोगेड्रो नंबर क्या होता है? आपका बताता है कि एक मोल के अंदर किसी भी चीज का एक मोल, जैसे हम बोलें कि एक मोल पेन, एक मोल लगा लीजिए लैपटॉप्स, एक मोल पेपर, एक मोल चादरें, कुछ भी, लाइक फॉर दैट मैटर एनीथिंग, एक मोल का मीनिंग क्या होगा, उसमें कितनी अमाउंट आएगी उस चीज की 6.023 इंटू 10⁻23। इतने सारे, एक मोल के अंदर इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। अब वो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने बेसिकली तो मोलिक्यूल्स के बारे में बात किया था, है ना। बेसिकली किस चीज के बारे में बात किया था? एक मोल का मीनिंग क्या हो गया? इतने मोलिक्यूल्स, ठीक है, मोलिक्यूल्स, ठीक है। एटम भी बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक मोल हीलियम, अब वो तो क्या है आपका मोलिक्यूल नहीं होता है, क्या होता है? एटम होता है। तो एक मोल हीलियम का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स। ओके, ठीक है, डन। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, नहीं। वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, नहीं। वेट ऑफ जीएमएस, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मोल, तो एवोगैड्रो नंबर ये था, ठीक है। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो। इनमें से कौन जीरो होगा? देखिए, आपका एक्सप्रेशन क्या होता है किसी भी रिएक्शन के लिए? आपकी गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट प्लस आरटी ln के, है ना, ऐसे होता है। अब जब इक्विलिब्रियम की बारी आती है तो हम बोलते होते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम इज, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आपके गैस की गिव्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ना रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जा रही है ना बैकवर्ड जा रही है, बीच में से अटक रही है, या कह लो कि फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है। जितना फॉरवर्ड जाती है उतना ही बैकवर्ड चली जाती है ना। तो रिएक्शन अगर एक डायरेक्शन में होती है तो हम कहते हैं उसकी डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है। लेकिन जब डायरेक्शन ही उसकी फिक्स है नहीं, तो डेल्टा जी भी कंफ्यूज है कि अच्छा ठीक है, मैं फॉरवर्ड के लिए नेगेटिव हूँ या बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए नेगेटिव हो जाऊं, उसको भी समझ नहीं आती, तो ऐसे वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो डेल्टा जी जो होता है वो जीरो होता है। डेल्टा जी नॉट नहीं जीरो होता है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी नहीं जीरो होती है, रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में बाय चांस ये दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना। मान लो इसकी जगह पे उठा के डेल्टा जी नॉट दे देता तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इज। अभी अभी हमने बात की कि कोई इस दुनिया में होने वाली हर एक रिएक्शन के लिए, बच्चों ये ना आप कॉन्सेप्ट याद रखना कि इस दुनिया में होने वाली हर एक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो होती है वो लेस देन जीरो होती है, और डेल्टा एस जो होती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है। डेल्टा एस क्या होती है बच्चों? एंट्रोपी होती है। क्या होती है? एंट्रोपी होती है। तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी, बढ़ेगी, और डेल्टा जी जो है वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। किसके लिए? एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव कहाँ पे दिया हुआ? ऑप्शन बी, ये काट देना भाई, बी आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज। कहता है ग्लूकोज का जो आपका वेपर प्रेशर होता है, देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज। कहता है ग्लूकोज का जो वेपर प्रेशर होता है, नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि एक आपका एक्वस सॉल्यूशन लिया, मतलब कि पानी लिया बेसिकली, ठीक है। उन्होंने क्या लिया? एक पानी लिया, ये इसमें मान लो आपका आपने पानी लिया, ठीक है। पानी, हिंदी लिखने की आदत छोड़ गई है। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में भी ना आए, क्या पता है ना, कुछ लोग हो सकता है हिंदी ना पढ़ते हो, वो रीजनल लैंग्वेजेस भी होती है ना आप लोगों के यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो हम जो है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के क्या करते हैं, एक अच्छा सा कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। मान लो इसमें आपने क्या ले लिया? ये वाटर ले लिया, ठीक है। पहले वाटर है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे हमने एक ऐसे ढक्कन लगा रखा है, तो वाटर उठ उठ के क्या कर रहा है, वेपर्स बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इस ढक्कन से टकरा रहा है, ठीक है। और वहां पर क्या लगा रहा है, वेपर प्रेशर लगा रहा है, वेपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या किया उन्होंने, अब ग्लूकोज ऐड कर दिया। ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ये आपका राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बन गया कि अगर मान लो ये आपने पानी लिया, ठीक है, हम क्या कहते होते हैं कि पानी अगर प्योर लिया होता है तो वो यहाँ पे जाके वेपर्स बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े से फ्री रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोर्स सिर्फ नीचे से लग रही होती है, ऊपर से नहीं लग रही होती है, तो वो फ्री होते हैं, तो वो ऐसे जाके हवा में वेपर्स बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे ऐड कर दिया ग्लूकोज, तो यहाँ सरफेस पे जहाँ सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल थे पहले, अब सरफेस के ऊपर क्या बन गया है, देखिए ये आपका पानी था, अब तुमने ग्लूकोज उसमें मिला दिया, ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं पर तो हैं ही, ऐसा नहीं है कि पानी के मॉलिक्यूल सरफेस पे नहीं है, लेकिन आपको क्या पता चला कि यहाँ पर जो है वो अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, होंगे ना सरफेस पे। लेकिन हमने क्या कहा, ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, वो उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। अगर वेपर्स नहीं बनेंगे तो वो यहाँ पर हवा में जाएगा ही नहीं, वेपर्स बनाएगा नहीं। अगर वेपर्स नहीं बनाएगा तो यहाँ जिद्दी बच्चों की तरह यहाँ सरफेस पे बैठा रहेगा, ना तो खुद जाएगा और ना ही पानी को जो है वो इतना जाने देगा जितना कि वो प्योर स्टेट में जा रहा था, है ना, कम मॉलिक्यूल्स पानी के बाहर जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बीच में यहाँ पे ऐसे डेरा बसा के यहाँ पे बैठ जाता है सरफेस के ऊपर, तो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होते हैं पानी के। जब कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पर पानी के होंगे तो बाहर वेपर्स बनाने के लिए भी कम मॉलिक्यूल्स ही जाएंगे, यहाँ पे भी कम मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। और अगर यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा ना। वेपर प्रेशर मतलब जितनी ज्यादा वेपर्स बनेंगी उतना ज्यादा ढक्कन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। अब अगर वेपर्स ही कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा राउल्स लॉ भी कहता है, यहाँ पे रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर भी कहता है राउल्स लॉ नहीं कहता है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कहता है, ओके। तो देखिए, इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, नहीं मैंने कहा घट जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं, मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ, देखिए वेपर प्रेशर कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं होता। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वेपर प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, तो ये तो एकदम गलत ऑप्शन है। मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, नहीं, हमने क्या कहा, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। जितना वेपर प्रेशर वाटर अपनी प्योर फॉर्म में लगा रहा था, ये ग्लूकोज इसमें यहाँ आने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये तो मैंने अभी बोला आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट द एनोड इज, एनोड कैथोड क्या होती हैं ये हमारा किसका टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या कहते होते हैं कि एक हम बनाते हैं कैथोड और एक बनाते हैं हम एनोड रोड, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन रखते हैं, उनके अंदर उनकी जो कोरिस्पोंडिंग मेटल होती है उसको रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमीटर्स इसको जोड़ते होते हैं। फिर होता क्या है, यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है आपका, हमेशा रिडक्शन होता है। क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। फिर हम इसका ई सेल निकालते होते हैं, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल किसके बराबर होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे बोलते होते हैं ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज दिस एट दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमें कोई मतलब नहीं है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन बॉइलिंग वाटर इज, तो देखिए मान लीजिए आपने सिल्वर क्लोराइड AgCl लिया, पानी में अगर आपने उसको डाला तो सॉल्ट है, तो ये Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो शुरू में मान लीजिए
आपका जो क्या नाम है इसके, मान लीजिए मोल्स आपने जो है वो m नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, ठीक है। शुरू में ये तो 0 था, फिर ये पानी में डिसॉल्व हो गया, तो मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इसकी सॉल्युबिलिटी भी S है। S मॉलिक्यूल Ag के निकल आए हैं और उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली Cl के निकलेंगे। जितना AgCl टूटेगा उसमें से Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बराबर बराबर तो देगा ना। तो हमने बस यही कहा कि इसकी सॉल्युबिलिटी भी S मान लो, इसके S मॉलिक्यूल्स निकले और इसके भी, तो K सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके बराबर होता है बच्चों? वो जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव के बराबर होता है। ये हमने बोल दिया S है और ये भी बोल दिया S है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर निकलेंगे। तो यहाँ से क्या पता चला? दैट S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। तो S किसके बराबर आ गया? अंडर रूट KSP। तो ये आ गई आपकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। KSP इतना दे रखा है। जब आप इसका अंडर रूट करोगे 1.44 इंटू 10⁻⁻⁴ का, तो आपको पता है आपको यहाँ पे तो क्या करना है, सिर्फ 4 डिवाइड बाई 2 कर देना है। अंडर रूट 1.44 करना इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1/2। अंडर रूट का मीनिंग यही तो होता है ना, 1/2। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। ये किसके बराबर आ गया बच्चों? थोड़ा यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ये सब बातें आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। मैंने बस क्या किया है यहाँ पे अब सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों और कुछ नहीं है। तो S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP इज इक्वल टू अंडर रूट 1.44 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। ओके, अंडर रूट 1.44, इसका अंडर रूट तो क्या होता है आपका 1.2 होता है, ठीक है। इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे? 10⁻⁻⁴, अंडर रूट का मीनिंग क्या हुआ? 10⁻⁻⁴ इंटू 1/2, ठीक है। ओके, तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गए, 10⁻⁻2 हुआ, ठीक है। तो इंटू 10⁻⁻2, तो आंसर आ गया आपका ये वाला ऑप्शन बी। Question number 63. The pH of solution obtained by adding 0.4 gram of sodium hydroxide to 1 liter of water will be। कहता है कि अब मैंने क्या किया है, 0.4 ग्राम NaOH को मिलाया है 1 लीटर पानी में, ठीक है। सॉल्यूशन बना दिया। इस सॉल्यूशन का पीएच बता दो। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास तो वाटर में मिलाने के बाद Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आएगा। थोड़ा ठीक से मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। जब आप NaOH मिक्स करेंगे पानी में तो एक्चुअली होगा क्या बच्चों, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये आयंस निकलेंगे, OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से कंसंट्रेशन किसकी आएगी? OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन आएगी। जब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आएगी तो आपको ये पता है कि आप POH निकाल सकते हो फिर तो। क्यों? क्योंकि pH किसके बराबर होता है? माइनस लोगेरिथम कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और POH किसके बराबर होता है? माइनस लोगेरिथम कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, यही होता है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो POH किसके बराबर आएगा? माइनस लोगेरिथम। अब आप ये बोलेंगे कि हमें तो उसने पर pH निकालने को बोला है, हाँ, पर हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो आप ये निकाल लो तो pH निकल आएगा यहाँ इस फॉर्मूले से, ठीक है। ओके, तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस आपको निकालनी है बेसिकली, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH की कंसेंट्रेशन पता कर लो। आपको पता है NaOH तो कंप्लीट डिसोसिएट होता है, तो जितनी कंसेंट्रेशन आपकी NaOH की होगी उतने ही OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे। कंप्लीट डिसोसिएट होने का मीनिंग यही होता है ना, अगर तुमने ये 10 मॉलिक्यूल निकले लिए तो कंप्लीट डिसोसिएट होके ये भी 10 मॉलिक्यूल बनेंगे और ये भी 10 मॉलिक्यूल बनेंगे, और यहाँ से आपको जो है वो कंसेंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की पता चल जाएगी।
ठीक है, तो हम अब ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में तो हम कभी निकालते नहीं होते हैं कंसंट्रेशन, किस में निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में निकालते हैं और मोलारिटी में निकालते हैं बेसिकली। तो इसकी मोलारिटी निकाल लो। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि NaOH डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो कितना है, 1 लीटर लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू, इन लीटर ही होता है और ये, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH यानी कि गिवन वेट ऑफ NaOH डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH डिवाइड बाय 1 लीटर। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 0.1 डिवाइड बाय 10 यानी कि 0.01 आ गया। ठीक है, तो मोलारिटी आ गई NaOH की 0.01। ठीक है, बाकी सब मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपने NaOH 0.1 मोलर लिया था तो आपके OH नेगेटिव भी कितने निकलेंगे बच्चों, 0.1 ही निकलेंगे, क्योंकि NaOH क्या करता है, पूरा डिसोसिएट करता है। मान लो शुरू में ये नंबर ऑफ मोल्स थे, ये 0 थे, बाद में ये पूरा डिसोसिएट होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूरा रहता है इसका 1। ठीक है, तो ये 0 रह जाएंगे, 0.1 Na पॉजिटिव निकलेंगे और 0.1 जो है आपकी OH नेगेटिव निकलेंगे। ठीक है, तो माइनस लोगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 0.01। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस लोगरिथम इंटू 10⁻⁻² लिख सकती हूँ। और हम लोगरिथम 10 का लोगरिथम कैसे निकालते होते हैं, उसकी यहाँ पे पावर जितनी भी रखी होती है उसको आगे ले आते हैं, यही इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, फिर से बताओ, लोगरिथम अगर आपको 10⁻⁻ कुछ दे रखा है, चाहे कुछ भी हो, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो, तो उस पावर को आप बस आगे लिख दीजिए और यही आपकी लोगरिथम की वैल्यू होती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपको लोगरिथम 10⁻⁻² लिखा हुआ है। ठीक है, तो -2 को आगे ले आओ, -2 को आगे ले आओ, तो -1 तो यहाँ पे पहले से ही है, इंटू ये -2 भी आगे आ जाएगा, यानी कि -2 यहाँ पे रख दो, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ गया। तो POH आया है, पर ये कितना, 2 आना ही था, क्योंकि POH की वैल्यू देखिए कितनी छोटी आई है, देखो क्यों, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है ना। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH किसके बराबर आ गया, 14 - 2 यानी कि आपका 12। देखो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि pH कितना है, 12, ग्रेटर देन, बहुत ही ज्यादा ग्रेटर देन क्या 7 से बहुत ज्यादा ग्रेटर आया है। 7 से ग्रेटर क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। और वहां यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने का मीनिंग क्या होता है, आपने बेस मिलाया पानी, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। इसे और देखिए उसका pH भी कितना ज्यादा हाई आया है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉल्यूशन containing 6 ग्राम of acetic acid and 54 ग्राम of water will be। अभी हमने मोल फ्रैक्शन निकालना सीखा था कि इन्होंने जैसे एसिटिक एसिड का बोला है और पानी है उसमें। ठीक है, एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकालने को बोला है और जैसे उसके अंदर पानी है, पानी का बोल देते हैं वो भी बता देती हूँ। ठीक है, उसके अंदर मिलाए हैं इन्होंने एसिटिक एसिड प्लस पानी। ठीक है, मैं मान लेती हूँ एसिटिक एसिड A है और पानी जो है B है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A एसिटिक एसिड अगर आपको निकालना हो तो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B यानी कि वाटर। मान लो अगर वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने को बोल देते हैं तो वो किसके बराबर होता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। होता कि नहीं होता, बताओ, होता? हाँ होता। ठीक है, तो अब अपने को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स इस दुनिया में किसके बराबर होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर होंगे बच्चों? गिवन वेट कितना है एसिटिक एसिड का? 6। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एसिटिक एसिड? क्या होता है बच्चों? HCH3COOH। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालेंगे तो 60 आता है। तो ये आ गया 60। तो Na की वैल्यू आ गई 1/10। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वो किसके बराबर होते हैं? गिवन वेट ऑफ वाटर कितना है? 54, ठीक है। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? डिवाइड बाय 18। तो ये कितना आ गया? 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए किसके बराबर आए? 0.1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए किसके बराबर आए? 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी किसके बराबर आए? 3 के। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई? 0.1 डिवाइड बाय 3.1, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/31, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 500 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स पर लीटर इन आइसोटोनिक is isotonic with solution containing 3.42 gram of sucrose per liter. The molecular mass of protein is, ठीक है। चलिए हमें क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसके अंदर आपने प्रोटीन जो है वो डाला हुआ है। पर लीटर प्रोटीन कितना है? 500 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में। इज आइसोटोनिक विद सॉल्यूशन दिस सुक्रोज पर लीटर। आइसोटोनिक कौन से सॉल्यूशन होते हैं बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर मास मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूसरा पेन लेके थोड़ा अच्छे से आपको समझा देती हूँ, दो अलग अलग पेन यूज करके, कि मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की मोलारिटी और इस सॉल्यूशन की मोलारिटी जो है वो सेम है। तो आपको मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है। अब मोलारिटी यानी कि आपका जो यहाँ इसका मोलारिटी होगा, मान लीजिए मोलारिटी ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन जो होगी वो मोलारिटी ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन के बराबर होगी, ठीक है। प्रोटीन हमें बताया नहीं कि कौन सा है, पर ये सुक्रोज सॉल्यूशन हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो आप सुक्रोज सॉल्यूशन का मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो m होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, आप कैलकुलेट कर लीजिए। और गिवन वेट उसका दिया हुआ है। पर लीटर मतलब के वॉल्यूम दोनों का क्या है? 1 लीटर ही है, ठीक है। यानी कि देखिए मोलैरिटी किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटीन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उन्होंने वो शुरू में ही कह दिया पर लीटर यानी कि 1 लीटर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो यहाँ पे उन्होंने पहले बोल दिया कि 1 लीटर है। 1 लीटर अगर आपका सॉल्यूशन है, ये देखिए ना, मैं दिखा देती हूँ, पर लीटर बोला हुआ उन्होंने, ठीक है। ओके, दिख रहा है? 1 लीटर दिया हुआ है दोनों ही। तो ये दोनों चीजें तो 1-1 लीटर हो गई। इसका मतलब यहाँ से क्या आपको मिल गया? देखिए इसको हटा देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटीन किसके बराबर पता चल गया आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज के बराबर पता चल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटीन किसके बराबर होगा? 500 डिवाइड बाय 500। आपका जो प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना, सॉरी गिवन वेट कितना दे रखा है आपको? 500 ग्राम दे रखा है ना। तो आपका जो प्रोटीन का गिवन वेट है वो तो 500 हो गया, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं कि आपको जो प्रोटीन है वो कौन सा दिया हुआ है। वही इसीलिए उन्होंने पूछा कि प्रोटीन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास बता दो। हमने बोला कि मान लो उसका मॉलिक्यूलर मास m है। अच्छा यहाँ पे भी m लिख दिया ना, रहने दो। मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं आपके प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं हम x है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज किसके बराबर होंगे? गिवन वेट ऑफ सुक्रोज
3.42 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास सुक्रोज का कितना होता है 342 समथिंग होता है। तो 342 आप यहाँ पे रख लीजिए। देखिए इन्होंने सीधा सीधा कैलकुलेशन को कितना इजी कर दिया है ना। तो यहाँ से आपको क्या आ गया, ये 100, ये पॉइंट हटा के या नीचे 100 लिख दो इसके नाम का। तो ये 342 से 342 काट दो, तो यहाँ पे x कैसे कितना आ जाएगा 500 इंटू 100 यानी कि 5000। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो आपको ना बस इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ये पता होना चाहिए था सिर्फ कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने का मीनिंग क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने का मीनिंग क्या होता है कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का मीनिंग क्या है, उनकी दोनों की सॉल्यूशंस की मोलारिटी सेम रहेगी। मोलारिटी सेम रहेगी, वॉल्यूम दोनों का सेम उन्होंने पहले ही दे रखा है। अगर सेम नहीं भी दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस आपको यहाँ पे मान लीजिए इसका 2 लीटर दिया होता तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर देते, इसका 3 लीटर दिया होता तो यहाँ पे 3 दे देते, लेकिन उन्होंने दोनों को ही पर लीटर लिखा है, इनके दोनों का वॉल्यूम कितना है 1-1 लीटर। ठीक है, डन। इसलिए ये वाली कैलकुलेशन हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.004 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल क्लोज टू। कहता है कि ये आपका नंबर ऑफ एटम्स बताने इतने ग्राम मैग्नीशियम के अंदर कहाँ कितना होंगे। ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है आपका, मैग्नीशियम देखिए हम नंबर ऑफ एटम्स की जब बात करते हैं तो हम बात करना चाहते हैं बच्चों हमेशा एवोगैड्रो नंबर की। ठीक है, तो एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग 1 मोल जो होता है वो आपके मोलिक्यूलर वेट के बराबर होता है और उसमें एवोगैड्रो नंबर एटम्स होते हैं। एवोगैड्रो नंबर एटम्स मतलब 0.62 इंटू 10⁻23। उन्होंने बोला क्या मोलिक्यूलर वेट किसी भी चीज का हो उसमें कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल्स होंगे। मैग्नीशियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है 24, यानी कि 24 ग्राम मैग्नीशियम का मीनिंग होगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है 6.02 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स हैं किसके मैग्नीशियम के। ठीक है, ओके। अब आपको पता करना है 0.064 ग्राम में 0.004 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 0.004। ठीक है, ओके। यानी कि ओवरऑल अगर मैं लिख दूं तो 6/4 इंटू 10⁻23 इंटू यहाँ से नीचे से 3 0 उठा के ऊपर ले जाओ। ठीक है, ऊपर जाके यहाँ पे नीचे से उठा के ऊपर ले गए, पॉइंट के नाम की 0 यहाँ पे लगा दी ऊपर। ठीक है, तो ये 23 पहले से था, 3 ये हो गई। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। हाँ 24 छोड़ दिया है। हाँ मैं वही सोच रही हूँ कि 24 छोड़ दिया। अच्छा हाँ, कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी, क्या होगी ये सिंपल मैथमेटिक्स देख रहे हो, सिंपल मैथमेटिक्स में गड़बड़ कर दी, इसलिए क्वेश्चंस बहुत बार वहां पे गड़बड़ा जाते हैं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती होती है हमेशा। ठीक है, तो ये तो 0.001 लिख दो, 4 छिके 24 और ये इससे काट दो 1 समथिंग आ जाएगा, तो हमारे लिए वो 1 ही जरूरी है इंटू 10⁻⁴ बच्चों यहाँ पे है 23। ठीक है, इंटू में है 0.001, तो ये कितना है मतलब कि 10⁻23 इंटू में 10⁻³ है। 0.001 का मीनिंग क्या हुआ, इंटू में 10⁻³ है। तो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 23 - 3 कितना आ जाएगा 20, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻20 आ जाएगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है, माइनस नहीं प्लस आएगा, दे रखा है ऑप्शन सी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में उन्होंने 10⁻20 लिखा होगा बच्चों, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो फिर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 67, बफर्ड सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
देखिए बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं, या तो वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड मिलाया हुआ आपने, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वाला कह लीजिए सॉल्ट मिलाया हुआ, ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना। वैसे असली बात तो यही होती है, बट जो पढ़ाया जाता है नॉर्मली क्लासेस में वो मैं आपको बता देती हूँ कि प्लस में सॉल्ट लेते हैं किसका, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस और उसी एसिड का प्लस सेम एसिड, ठीक है, उसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट लेते होते हैं। या और क्या कहते हैं, वीक बेस प्लस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद दैट बेस, उसी बेस के साथ, ठीक है। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ, वीक एसिड जैसे कि CH3COOH, ये एसिडिक एसिड है, वीक एसिड होता है, प्लस सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेम एसिड, यानी कि एसिडिक पार्ट तो यही और इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ दूसरा आयन लगा होगा, NaOH से आया हुआ है ना ये Na पॉजिटिव, ठीक है। सबसे फेमस एग्जांपल इसका ये होता है। इसका होता है आपका जो है वीक बेस कोई उठा लेते हैं, जैसे HNO3 तो स्ट्रॉन्ग होता है ना, HCN उठा लेते हैं, जैसे HCN, अच्छा वीक एसिड की बात, वीक बेस की बात चल रही है, वीक बेस जैसे कि आपका NH4OH। अब इसी बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपका जो है वो बनाया हुआ क्या, सॉल्ट, ठीक है, जैसे कि NH4Cl, Cl कहाँ से आया होगा, HCl से आया होगा, इनको कहते हैं हम बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए उसने बेस का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है, ठीक है, एसिड की ही बात कर रहा है, तो हम ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आप इग्नोर कर सकते हो बच्चों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए नीचे वाला पार्ट हम इग्नोर कर देते हैं। अब देखो हम एक एक करके ऑप्शन को थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एसीटेट एंड एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA, दिस इज योर सोडियम एसीटेट, प्लस में कहता है एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मिला दिया उन्होंने, HCl तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको हटाओ, ये तो हो ही नहीं सकता ना, बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड डलेगा, हटाओ इसको, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक है, वही सेम सोडियम एसीटेट उठा रहे हैं, प्लस एसिटिक एसिड, यस एसिटिक एसिड क्या होता है आपका, वीक एसिड होता है, एग्जाम्पल ही मैंने यहाँ पे आपको इसका दिया है, सबसे फेमस एग्जाम्पल है ये। फिर ये हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, इनको भी देख लेते हैं एलिमिनेट करके, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस से आया, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड अपने आप ही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगले में क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया उन्होंने एसिटिक एसिड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ देखिए मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, बट अगर पीएच मतलब बफर सॉल्यूशन पीएच वाला जो चैप्टर इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम वाला जो पोर्शन है बेसिकली, अगर आप वो करें तो फिर पूरा अच्छे से करें, क्योंकि अगर बाय चांस, मैं आपको बता देती हूँ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, जब हम हमारे सिलेबस की वीडियोस जो है कवर करेंगे उसमें आपको मैं बहुत डिटेल से अच्छे से समझाऊंगी कि अगर उसने यहाँ पे एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह लेस हाइड्रोक्साइड NaOH लिख दिया होता, ठीक है, या कह लो कि NaOH लेस देन एसिटिक एसिड लिख दिया होता, एसिटिक एसिड लिख दिया होता, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता था,
ठीक है, लेकिन उसने एक्सेस NaOH लिख दिया, यानी कि बहुत सारा बेस हो जाएगा तो आपके एसिटिक एसिड को तो छोड़ ही देगा, बेसिक ही बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे तो सीधे सीधे कैंसिल हो रहे हैं। आगे देखिए, इफ अ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड बिटवीन द हाफ सेल्स द वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा। देखिए होता क्या है बेसिकली कि आप यहाँ पे कैथोड लेते हो, यहाँ पे एनोड लेते हो। यहाँ पे मान लो तुमने लिया हुआ है ZnSO4, ही सबसे फेमस है, ZnSO4 लिया हुआ है। यहाँ पे आपकी जो है जिंक मेटल ली हुई है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होता है। तो रिडक्शन होने में क्या होता है आपका, तो रिडक्शन यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिंक जो आपकी मेटल है वो Zn2 पॉजिटिव आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाती है। तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो इकट्ठे होते चले जाते हैं। यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयंस बहुत सारे इकट्ठे सॉल्यूशन में आपके हो जाते हैं। ठीक है, और आपकी जो सेल होती है उसकी वर्किंग बंद हो जाती है, क्योंकि एक टाइम के बाद ये Zn2 पॉजिटिव आयंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपका और रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं रहता मेटल के लिए। तो इसको हम कहते हैं कि आयनिक सेचुरेशन आ जाता है, आयनिक सेचुरेशन आ जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए हम वहां पे क्या लगाते होते हैं बच्चों, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज में से नेगेटिवली चार्ज्ड आयन यहाँ इस वाले टब के अंदर जाएंगे, इस वाले टब के अंदर जाएंगे, और ये जो जितने भी यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयंस बैठे होंगे उनके साथ उनको मिलके, जैसे Cl नेगेटिव मान लो गया तो ZnCl2 बन के जो उन सारे आयंस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर से आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कहता है कि मान लो साल्ट ब्रिज को हटा दूं तो क्या होगा, आयनिक सेचुरेशन फिर से आ जाएगा और आपकी वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगी फिर से। ठीक है, ड्रॉप्स टू 0, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, एरोसोल इज रिजल्टिंग कोलोइड व्हेन। एक एक करके देख लेते हैं। देखिए गैस अगर सॉलिड के अंदर मिलाते हो तो उनको हम कहते हैं बच्चों सॉलिड सोल्स कहते हैं, सॉलिड सोल्स या सॉलिड कोलॉइड्स बोलते होते हैं, सॉलिड सोल्ड कोलॉइड। अगर लिक्विड को गैस के अंदर फेंकते हो, मतलब ये बहुत सारी लिक्विड है, सॉरी बहुत सारी गैस है, जैसे हमारा एनवायरनमेंट है और उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड हो, जैसे कि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए ये मैं बता देती हूँ कि इमल्शंस बोलते हैं इनको। ठीक है, लास्ट वाला सब बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसको सॉलिड एंड सॉलिड को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला हुआ है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस इज रिलेटेड टू। कहता है एक आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी सरफेस से, ये आपका मान लो कोई सरफेस है, यहाँ से मान लो आपको कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो हम क्या कहते होते हैं कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी की वेव जो है वो भेजनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से बंधा हुआ रहता है। न्यूक्लियस उस पर लगाम लगा के रखता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी उससे लेके रखता है। तो अगर हमें इसको फ्री कराना है तो एक पर्टिकुलर एनर्जी की वेव आपको भेजनी पड़ेगी, और एनर्जी किसके बराबर होती है, h न्यू के बराबर होती है। तो यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी हर एक मेटल के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर होनी चाहिए, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ आपकी फिक्स वैल्यू रहेगी। उस फिक्स वैल्यू से कम एनर्जी की अगर आपने लाइट वेव डाली तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इसको हम क्या कहते होते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा आप सारे ऑप्शन ऐसे भी यहाँ पे बच्चों आप अवॉइड कर सकते हो। देखिए क्वांटम नंबर बोलेंगे इसको, क्वांटम नंबर तो क्या होते हैं, N, L, M, S ये होते हैं। एक
इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर पोजीशन बताने के लिए होते हैं। वेव नंबर थोड़ी ना बोलेंगे इसको। वे एनर्जी की जब बात आई है तो फ्रीक्वेंसी की बात आएगी ना, वेव नंबर की बात थोड़ी ना आएगी। एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम तो आपको पता है कि अगर कोई चीज घूम रही है तो उस टाइम पे उसकी मोमेंटम को क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है आपके क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गए हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा ऑलरेडी खिंच गया है। बाकी के क्वेश्चंस को हम जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे आपके लिए। हमारी जो ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डू डाउनलोड इट। हमारे डिफरेंट कोर्सेज को जो है आप ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को जो है वो फास्ट करिए। ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।